आगे हम अब पढ़ेंगे, इसमें जो दिया गया है आगे, सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। लॉस्ट सेल डिवीजन सबको पता है किस लिए होता है, जो सेल्स हमारी रिपेयर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए हम सेल डिवीजन कराते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन, पहले ही बोल चुके हैं। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन वाइट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक थे, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, ये चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, दोनों के लिए। अब एक लाइन आपके सामने है कि इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको एक दो वर्ड इधर उधर घुमा फिरा के इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हो सकता है वो आपको म्यूचुअल इंक्लूसिव इवेंट लिख दे, हो सकता है इन मेजॉरिटी ऑफ लोअर एनिमल्स प्लांट्स लिख दे, कुछ भी कर सकता है। तो ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हायर एनिमल्स में बात करें, मेजॉरिटी में बात करें, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है। ग्रोथ होगी तभी रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, एकदम इसको आपको ध्यान में रख लेना है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एट ग्रोथ। अब हम जब पढ़ते आए हैं 6th क्लास से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करती है, नॉन लिविंग नहीं ग्रो करती है, तो उसके बेसिस पर अब यहाँ से हमारा वो कॉन्सेप्ट एकदम चेंज होने वाला है। हमने 10th तक, इवन 10th तक हम लोग पढ़ते आए हैं और कहीं एक्सेप्शन नहीं था कि जो ग्रो करता है वो लिविंग है, जो नहीं करेगा वो नॉन लिविंग है। अब यहाँ क्या बात आई है, हमने एक क्राइटेरिया ली थी कि इंक्रीज इन मास, ठीक है, बॉडी मास, इंक्रीज इन मास, बॉडी मास कहिए, कोई भी मास कहिए, तो उसको हम एक क्राइटेरिया ले रहे हैं ग्रोथ की। तो जब हम इंक्रीज इन बॉडी मास इन ग्रोथ की क्राइटेरिया ले रहे हैं, तो जो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग में भी तो मास डिपॉजिट होता है। हाँ, अभी बात अलग है कि लिविंग थिंग्स में जो मास डिपोजिशन होता है वो इंटरनल होता है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर। बट इन नॉन लिविंग जो है मास डिपोजिशन जो है वो एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर है। लेकिन मास डिपॉजिट को या इंक्रीज इन मास को हम ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक मान रहे हैं, इसीलिए मास नॉन लिविंग थिंग में भी जो इंक्रीज कर रहा है वो भी ग्रोथ की क्राइटेरिया हो गई। तो एग्जाम्पल्स जैसे हमने माउंटेन्स लिया है, बाउल्डर्स लिए हैं, सैंड माउंट्स लिए हैं, ये भी ग्रो करता है, बिस्मिल लिखा है। माउंटेन्स पे आप देखते हैं रॉक्स क्लियर रखती चली जाएगी और सॉइल क्लियर बढ़ती चली जाएगी, तो उसके मास में एक्सटर्नली जो है वो मास में ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो अब जब वो भी एक्सटर्नली ग्रो कर रहा है, हमारे में या लिविंग ऑर्गेनिज्म आप कहते हैं इंटरनल ग्रो हो रही है, तो इंटरनल ग्रो का जो इफेक्ट है वो एक्सटर्नली ही दिखता है। हम तो दोनों में कोई अंतर रह नहीं गया, दोनों में कोई डिफरेंस ग्रोथ के हिसाब से या ग्रोथ की इंक्रीज इन मास की क्राइटेरिया के हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं रह गया कि हम इस क्राइटेरिया यानी ग्रोथ के क्राइटेरिया की बेसिस पर वो हम कर सके कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। आगे बात करते हैं कि आगे भी यही लिखा है इसमें, फिर ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ, माउंटेन्स, बाउल्डर्स एंड सैंड माउंट्स टू ग्रो। However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. In living organism, growth is from inside. जैसा कि हमने अभी आपको पहले बताया कि living organism में क्या है, growth inside से, एक intrinsic factor है, जबकि growth कहा जाए नॉन लिविंग में वो एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, फ्रॉम आउटसाइड होती है। Therefore, growth cannot be taken as a defining property of living organism. अब ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस कैसे पूछेगा कि which of the following is a defining property of living organism। उसमें कई आएंगे, लिविंग ग्रोथ आएगी, रिप्रोडक्शन आएगा, मेटाबॉलिज्म आएगा। आगे जब हम पढ़ते जाएंगे तो आपको एक इसमें से एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, तो आपको आंसर दे देना है, लेकिन ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये आपको एकदम ध्यान रखना है कि ग्रोथ के बेसिस पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग के क्राइटेरिया पर डिफाइन या डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं।
सो जैसा कि हम जान चुके हैं कि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो नहीं हुई किसी भी लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करने में, बट अब जैसे ही उसके नेक्स्ट लाइन पे आएंगे आप फिर यही देखेंगे कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। अब फिर कंफ्यूजन होगी, ये क्या बात हुई, ऊपर बोल दिया कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, फिर नीचे बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो अब आप ये जो हम बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम किस चीज को बोलेंगे। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऐसे किसी क्राइटेरिया को बोलेंगे जो दो डिफरेंट थिंग्स को किसी भी तरह से डिफरेंशिएट कर दे, मतलब वो चीज उसमें हो वो चीज उसमें ना हो, ठीक है, तब हम जाके उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। लेकिन अभी हमने देखा कि इंक्रीज इन मास को अगर हम क्राइटेरिया मान के कर रहे हैं तो वो लिविंग थिंग्स में भी हो रही है इंटरनली और नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो रही है बट एक्सटर्नली हो रही है, तो ये कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो गई। लेकिन हाँ, एक कैरेक्टरिस्टिक जरूर होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि अगर वो लिविंग है तो वो करेगा। लास्ट लाइन आपको यही बता रही है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ना होकर रिप्रोडक्शन क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्लास में ये भी लिख दिया है कि अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, डेड ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रो नहीं करता है, ठीक है। तो क्या है, लिविंग सिस्टम अगर है तो वो ग्रो करेगा, और अगर कोई डेड सिस्टम है या डेड ऑर्गेनिज्म है तो वो ग्रो नहीं करेगा। इस हिसाब से ग्रोथ जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक हुई दिया की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी के हम मूव करते हैं अपनी, जो है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में पहली लाइन देखना लिखी है, रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसने भी पहले ही बता दिया है, इतना बड़ा जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है इसमें भी ग्रोथ जैसे ही आपको बताएगा कि रिप्रोडक्शन हम पहले पढ़ते आ रहे थे कि लिविंग थिंग्स करती है नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती है, तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ले सकते थे बट लिया नहीं गया है, इसीलिए वो सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक बन के रह गई है, ना कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब किस बेसिस पर हमने रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बनाया, वो जो यहाँ गिवन है वो हमको गिवन है एकदम लास्ट में, यहाँ पर फर्दर से लेकर जब आप पढ़ेंगे ये फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा। तो हमने भी कहा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ एक ही में प्रेजेंट हो और जो उसको दूसरे से एकदम अलग कर दे। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज रिप्रोडक्शन मान रहे हैं तो फिर हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रिप्रोडक्शन ना करे, बट एक्सेप्शन है नेचर में जो कि लिविंग होने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। उसके एग्जाम्पल हमको म्यूल्स दिए हैं, स्टेराइल वर्कर बीज दी गई है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए। अब ये सब रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जब इतनी चीजें रिप्रोड्यूस नहीं कर रही हैं और वो नॉन लिविंग तो वैसे भी नहीं कर रही थी, तो फिर जो ये लिविंग है रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे और जो नॉन लिविंग है रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इन दोनों के बीच तो कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रही ही नहीं गई। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। हेंस लास्ट सेकेंड लाइन जो लिखी है, हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर इसने वही बात कर दी, जब इतने ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर दिए म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज ये सब रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को भी रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम किसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते हैं। तो ये बात होगी कि ग्रोथ की तरह रिप्रोडक्शन भी हमारी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं रह गई। इस पैराग्राफ में आपको और क्या पढ़ना है, कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हैं तो उन ऑर्गेनिज्म के बारे में एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन का टर्म दे दिया गया है, वो आपको देखना है। जैसे कि यहाँ दिया गया है फंजाई, फंजाई के लिए जो रिप्रोडक्शन का टर्म दिया गया है वो दिया गया है एसेक्सुअल स्पोर्स। प्लेनेरिया के लिए सबको पता है, क्लास 10th में भी जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था तो आया था, ट्रू रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन के एग्जांपल आप और याद कर सकते हैं, स्टारफिश ले सकते हैं, उसमें भी है। फंजाई जो होती है फिलामेंटस होती है, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, मतलब कई है, मेथड रिप्रोडक्शन के भी कई हैं।
तो आप चाहे जिसको याद कर सकते हैं। अब एक नई बात, हमने जब हम ग्रोथ पढ़ रहे थे तो एक लाइन बोली थी कि ग्रोथ इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन। वो किस लिए बोली गई है, उसका आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा, अमीबा वाले में। अमीबा वाले पैराग्राफ में यहाँ पर अब जैसे कि लिखा है, when it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonymous with growth, that is increase in number of cells। अब synonymous क्यों बोला गया है, अब देखिए unicellular है तो unicellular जैसे ही अपने number of cells को increase करती है तो वो divide कर जाती है, और divide करने के बाद एक new organism में डेवलप हो जाती है। और रिप्रोडक्शन की तो डेफिनेशन ही यही है कि ऑफस्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करना, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन ही हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो जब ये इंक्रीज करके अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करके डिवाइड होती है तो वो ग्रोथ न रह के रिप्रोडक्शन हो जाती है, और इसीलिए कहा गया कि ग्रोथ जो है वो सिनोनिमस है रिप्रोडक्शन के, या आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। इसलिए रिप्रोडक्शन भी हमारी टॉपिक नहीं रह गया डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, हमारी जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दी गई है एनसीईआरटी में वो दी गई है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म आपको ये ध्यान रखना है कि मेटाबॉलिज्म हमारे लिविंग सिस्टम जो है उसके में जितने भी केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं उनका सम टोटल जो होता है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब मेटाबॉलिज्म ही इकलौती अभी आपको जो हम दोनों पढ़ी उसमें से पहली कैरेक्टरिस्टिक ऐसे मिलने जा रही है जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी प्रूफ होगी आपकी लिविंग और नॉन लिविंग के लिए। तो मेटाबॉलिज्म आपको डेफिनेशन यहां मिलेगी, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। अब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों हुई, आपने आज तक ऐसा कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं देखा है जिसमें इंटरनली कोई केमिकल रिएक्शन हमेशा होता रहे, जबकि लिविंग सिस्टम में होता है। हमारे अंदर कितना मेटाबॉलिक, अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम ही जान रहे हैं कि हमारे अंदर कितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपके अंदर कितने मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं जिसकी वजह से ये वीडियो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें ये मेटाबॉलिज्म हो रही हो, ठीक है। इसी वजह से इस मेटाबॉलिज्म को हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बीच एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट लाइन लिखी है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म performed in a test tube is neither a living or non-living. Hence, while metabolism is a defining property of all living organisms without exception. ठीक है, अभी कह रहा है कि जब हम मेटाबॉलिज्म कोई भी रिएक्शन हम आउटसाइड द बॉडी करते हैं, ठीक है, तो वो ना लिविंग रिएक्शन होती है ना नॉन लिविंग रिएक्शन होती है, वो कोई रिएक्शन स्पेसिफिक डिफाइन करने वाली रहती ही नहीं। इसीलिए जहां मेटाबॉलिज्म जो है वो बिना किसी एक्सेप्शन के लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जा रही है, ठीक है। अब आइसोलेटेड वाले जो हमने बात की कि जब इन विट्रो निकाल के करते हैं तो वो ना लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग होते हैं, बल्कि वो सिर्फ एक लिविंग रिएक्शंस होते हैं, ना कि कोई लिविंग सिस्टम, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है।